गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेप्टेंस क्या है? सेक्शन 2B के अंतर्गत एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है। वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति, अपनी कंसेंट प्रकट कर देता है, तो उसको हम प्रस्ताव स्वीकृत हुआ मानते हैं। जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख रखा जाता है और व्यक्ति उसमें बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए अपनी सहमति व्यक्त कर दे, अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, चाहे स्वीकृति वो स्पष्ट रूप से प्रदान करे, चाहे वो गर्भित रूप से प्रदान करे, अगर उस पर अपनी हामी भर देता है तो इसको हम कहेंगे प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो ठहराव का निर्माण हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सब एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो अलग अलग प्रस्ताव की दिशा के अंतर्गत अलग अलग पक्षकार के द्वारा दिया जा सकता है। अगर प्रस्ताव विशिष्ट है, स्पेसिफिक ऑफर है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत एक्सेप्टेंस जो दी जाएगी वो उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दी जाएगी जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। वो तो स्वयं व्यक्ति दे सकता है या उसका प्रतिनिधि, अगर उसने किसी व्यक्ति विशेष को इसके लिए अधिकृत कर रखा है तो उसका प्रतिनिधि उसकी तरफ से सहमति व्यक्त कर सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है। विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत स्वीकृति वही देगा जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है। अब बात आती है सामान्य प्रस्ताव की। सामान्य प्रस्ताव जो जनसाधारण के लिए किया जाता है। सामान्य प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके कोई भी पक्षकार सहमति व्यक्त कर सकता है। ऐसी सहमति स्पष्ट हो सकती है, ऐसी सहमति गर्भित हो सकती है, अर्थात आचरण व्यवहार के माध्यम से भी की जा सकती है, और ऐसी सहमति स्पष्ट रूप से मुख्य उच्चारण के माध्यम से या लिखित रूप में ऐसी सहमति व्यक्त की जा सकती है। तो सहमति विशिष्ट प्रस्ताव में व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाएगी और साधारण प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी पक्षकार के द्वारा, जो कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कि प्रस्ताव की शर्तों से सहमत है, प्रस्ताव की शर्तों की पालना करके सहमति व्यक्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है? देखिए, प्रस्ताव अकेला प्रस्ताव ही रहता है। प्रस्ताव से किसी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो पाता। जैसे ही प्रस्ताव पर स्वीकृति जुड़ जाती है तो पक्षकारों के मध्य वैधानिक संबंधों की स्थापना हो जाती है, ठहराव का निर्माण हो जाता है और ठहराव से अनुबंध का निर्माण होता है। अकेला प्रस्ताव अथवा अकेली स्वीकृति प्रभावहीन होता है, असक्षम होता है, शक्तिहीन होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। न्यायाधीश विलियम एंसन ने एक बहुत सुंदर सा कथन कहा है इस संदर्भ में। प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो एक बारूद की गाड़ी के लिए जलती हुई दिया सलाई का। हम बारूद के सामने जब जलती माचिस की तीली लेके आते हैं तो उसका प्रभाव ये होता है, एक बम्बारमेंट होता है, एक विस्फोट होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रस्ताव पे जैसे ही स्वीकृति जुड़ जाएगी वैसे ही लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा। स्वीकृति जुड़ते ही ठहराव का निर्माण हो जाएगा और ठहराव से वैधानिक संबंधों की स्थापना होगी, अनुबंध का निर्माण हो जाएगा, पक्षकार बंध जाएंगे। तो स्वीकृत प्रस्ताव ही ठहराव का रूप धारण करता है। अब हम लेते हैं स्वीकृति के संबंध में लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, या एक वैलिड एक्सेप्टेंस के संदर्भ में क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कौन कौन सी के लक्षण एक वैलिड एक्सेप्टेंस के संदर्भ में होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है, स्वीकृति जो दी जाए वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड हो, अर्थात स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। पूर्ण एवं शर्त रहित का मतलब क्या? स्वीकृति जो प्रस्ताव रखा गया है उसके संबंध में होती है। प्रस्ताव के किसी एक भाग विशेष के संदर्भ में स्वीकृति नहीं हो सकती है। संपूर्ण प्रस्ताव पर स्वीकृति होगी, पूर्ण होगी और बिना कंडीशनल होगी। अगर स्वीकृति कंडीशनल है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वह स्वीकृति न कहला के काउंटर ऑफर कहलाएगा, जिसका मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाया था। स्वीकृति अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए एवं शर्त रहित होनी चाहिए। जिस रूप में प्रस्ताव रखा गया है, जिन शर्तों के साथ में प्रस्ताव रखा गया है, उन्हीं शर्तों उसी रूप के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए वचन ग्रहीता के द्वारा। दूसरी बात आती है
प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। मैंने अभी आपको कहा कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब ये हो गया कि जो प्रस्ताव रखा गया उसमें प्रस्ताव की शर्तें शामिल है। हम किसकी स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं? हम समस्त शर्तों की स्वीकृति भी प्रदान कर रहे हैं, इसलिए प्रस्ताव की शर्तें भी इसके अंदर शामिल होती है। इट मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब ये जो एक्सेप्टेंस के संदर्भ में जो हमने प्रस्ताव के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश प्रदान किया गया है तो हमें उस दिशा निर्देश की पालना करनी पड़ेगी। प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंतर्गत निश्चित की गई विधि के अनुसार ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए। सेक्शन 7(2) के अंतर्गत भी ये बात कही गई है कि यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई विधि निश्चित कर दी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए जो विधि निश्चित की गई है। प्रश्न उठता है कि मान लीजिएगा स्वीकृति के संदर्भ में प्रस्तावक के द्वारा कोई विधि निश्चित नहीं की गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर प्रस्तावक के द्वारा या वचनदाता के द्वारा स्वीकृति देने के संदर्भ में किसी प्रकार की एक्सेप्टेंस देने के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई मेथड निश्चित नहीं किया गया, कोई विधि निश्चित नहीं की गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा कानून कहता है कि उचित एवं प्रचलित विधि से स्वीकृति दी जानी चाहिए। अब उचित एवं प्रचलित विधि क्या होगी? ये समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग मामलों के अंतर्गत उचित विधि अलग अलग हो सकती है। जो जन सामान्य के द्वारा उसी प्रकार के किए जाने वाले ठहराव के संदर्भ में जो विधि हम यूज करते हैं वो उचित एवं प्रचलित विधि कहलाएगी। तो उस विधि के माध्यम से स्वीकृति वचन ग्रहीता के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। देन फिर आता है स्वीकृति निर्धारित समय के अंतर्गत दी जानी चाहिए। निर्धारित समय के पहले में निर्धारित समय का मतलब क्या हो गया? स्वीकृति के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का कोई टाइम पीरियड निश्चित कर रखा है, मान लीजिएगा XY के सम्मुख प्रस्ताव रखता है और कहता है कल तक इस पर अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति प्रकट करें। इसका मतलब स्वीकृति देने का समय कितना हो गया? कल। जैसे नेक्स्ट डे आएगा आपके पास में वही दिन है, इसके बाद में आप स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकते। आप कल की बजाय परसों स्वीकृति प्रदान करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत प्रस्तावक उस स्वीकृति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से समय निश्चित कर दिया गया है। किंतु कई बार क्या होता है, कई बार वचनदाता कोई समय निश्चित नहीं करता है, तो प्रश्न उठता है कि वहां पर स्वीकृति कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब वचनदाता के द्वारा स्वीकृति का समय निश्चित नहीं किया जाता तो उचित समय के भीतर स्वीकृति दी जानी चाहिए। अब प्रश्न वही आ गया, उचित समय क्या होगा? उचित समय काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर समय काल परिस्थिति का मतलब उसी तरह के किए जाने वाले ठहराव के संदर्भ में प्राय क्या समय उचित होता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कितना समय उचित होता है, ये इस पर निर्भर करता है। साथ ही हमारा कानून कहता है जहाँ पर समय तत्व महत्वपूर्ण है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ पर उस प्रस्ताव के संदर्भ में स्वीकृति उचित समय, निश्चित समय के अंतर्गत या समय सार तत्व जहाँ पर होता है तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए स्वीकृति प्रदान करनी होगी। अगर हम समय सार तत्व है, महत्वपूर्ण है, असेंशियल है और हम उसकी परवाह नहीं करते हैं और अपनी मन मर्जी के अनुसार हम स्वीकृति प्रदान करते हैं तो हमारा कानून कहता है कि इस स्वीकृति को हम स्वीकृति नहीं मानेंगे। देन आता है इट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। स्वीकृति स्पष्ट हो सकती है और गर्भित हो सकती है। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। स्पष्ट का मतलब जहाँ पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप से। इम्प्लाइड जिसमें पक्षकार अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करता है। इट मस्ट बी गिवन इन स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इट मस्ट बी गिवन व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। ऑफर्स जब रखा जाता है इसके बाद ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। अगर कोई पक्षकार कहता है आपके द्वारा जो भी बात कही जाएगी इस पर मेरी सहमति है, अभी ऑफर रखा नहीं गया है, और वचन दूसरा पक्षकार कहता है आप जो भी कहोगे उस पर मैं सहमत हूं, किसी भी प्रकार के ठहराव का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ऑफर ही नहीं रखा गया, हम स्वीकृति किस पे प्रदान कर रहे हैं? हम सहमति प्रदान कर रहे हैं, हम ऑफर के ऊपर सहमति प्रदान कर रहे हैं। और जब तक
ऑफर नहीं रखा जाएगा तब तक उस पर सहमति नहीं हो पाएगी, और जब तक सहमति नहीं हो पाएगी तब तक किसी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकता है। इसलिए इट मस्ट बी गिवन व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स। अगर मान लीजिए प्रस्ताव के संदर्भ में समय निश्चित किया गया और आप निश्चित समय के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे तो इसका मतलब ऑफर इन फोर्स नहीं है। इट मस्ट बी गिवन बाय ए पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अगर स्पेसिफिक स्वीकृति है, प्रस्ताव है, तो उसी व्यक्ति के द्वारा सहमति व्यक्त की जाएगी जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है। देन सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आई है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। देखिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब क्या हो गया? जिस प्रकार प्रस्ताव का संवहन होना अनिवार्य है, मैंने प्रस्ताव के संवहन के संबंध में आप लोगों को बताया था, लाल मन शुक्ल बनाम कोई दर्द का भार। ठीक इसी प्रकार से स्वीकृति के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण नियम होता है कि स्वीकृति का संवहन किया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, स्वीकृति का संवहन किस प्रकार से होता है? देखिए, स्वीकृति का संवहन के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन और स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन। इसको मैं विस्तार से अगले लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये मैं अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि इसके संदर्भ में क्या क्या नियम आते हैं। यहाँ पर ये जरूर है कि स्वीकृति जब दी जाए, स्वीकारकर्ता स्वीकृति दे तो उसका संवहन होना जरूरी है। स्वीकारकर्ता अगर स्वीकृति नहीं देता है, उसने मानसिक स्वीकृति दे दी, जैसे मान लीजिएगा एक्स ने वाई को एक पत्र के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया, वाई ने पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको लगा कि हाँ मैं इस सहमत हूँ, उसने उस पत्र पर सहमति लिख दी और सहमति लिख के उसने अपने टेबल के दराज के अंतर्गत, ड्रॉअर के अंतर्गत उस लेटर को डाल दिया और उसको भेजना भूल गया। प्रश्न उठता है, क्या इसको हम सहमति मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे? हमारा कानून कहता है यहाँ पर प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन नहीं हुआ है। भले ही से आपने मानसिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया, किंतु क्या आपने स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक को किया है? आपने स्वीकृति प्रस्ताव को प्रेषित किया? अगर आपने स्वीकृति प्रस्ताव को प्रेषित कर दिए, इसका मतलब स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकारकर्ता के द्वारा प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन हो गया। भले ही से वो स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे, अगर स्वीकारकर्ता ने स्वीकृति प्रेषित कर दी है और उस स्वीकृति को वापस लेना अब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो माना जाएगा स्वीकारकर्ता के द्वारा प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन हो गया है। तो स्वीकृति का संवहन होना, कम्युनिकेट होना भी अनिवार्य होता है। बिना कम्युनिकेट किए किसी प्रकार का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकता है। स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके भी की जा सकती है। अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्वीकृति पक्षकारों के आचरण व्यवहार के द्वारा की जा सकती है, मतलब प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके की जा सकती है। हमने शाब्दिक रूप से हाँ या ना हाँ बोल के सहमति व्यक्त नहीं किए मौखिक में अथवा लिखित में, अपितु प्रस्ताव की जो शर्तें थी उन शर्तों को पूरा करके हमने स्वीकृति प्रदान की है। जिस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर के द्वारा समझाया था, कालिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का वाद। इसमें श्रीमती कालिल के द्वारा प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके सहमति व्यक्त की गई। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके मतलब गर्भित रूप से भी दी जा सकती है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। अगर आपको प्रस्ताव की नॉलेज ही नहीं है, प्रस्ताव में क्या लिखा गया ये आपको नॉलेज नहीं है, प्रस्ताव की शर्तें क्या है ये आपको नॉलेज में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के तहत आपके द्वारा स्वीकृति आपके द्वारा स्वीकृति दी हुई नहीं मानी जाएगी। मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। प्रस्तावक के द्वारा स्वीकृति की विधि अगर अवश्य तय की जा सकती है, किंतु अगर प्रस्तावक के द्वारा स्वीकृति की विधि तय नहीं की गई है तो प्रश्न उठता है, क्या मौन रहना स्वीकृति माना जाएगा? व्यक्ति ने ना हाँ किया ना ना किया, वैसे के द्वारा ना हाँ किया गया ना किया गया, तो ऐसी कंडीशन में मौन रहने को हमारा कानून स्वीकृति नहीं मानता है। भले ही प्रस्तावक ही लिख देता है, अगर आपने कल तक इस पर अपनी असहमति व्यक्त नहीं की तो मैं ये मानूंगा कि आपकी सहमति है, तो भी हमारा कानून कहता है ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इसलिए मौन रहने को हमारा कानून स्वीकृति
का लक्षण नहीं मानता है, अगर इसकी परमिशन दे दी जाए तो इससे बहुत सी कानूनी पेचीदगी भी उत्पन्न हो सकती है। स्वीकृति सक्षम व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए। सक्षम व्यक्ति कौन होगा? जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, विशिष्ट प्रस्ताव के अंतर्गत जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, और सामान्य प्रस्ताव के अंतर्गत वही व्यक्ति जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। और साथ ही सक्षम व्यक्ति का मतलब जो माइंडेड नहीं हो, जो अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, जो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं हो, जिसको संबंधित राज्य के माध्यम से अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है, अर्थात सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में ये नियम आता है कि यदि स्वीकृति देते समय ये शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध बाद में किया जाएगा, आज हम सहमति व्यक्त कर लें, तो ऐसी कंडीशन में इसको स्वीकृति नहीं मानेंगे। कई बार जैसे हम अचल संपत्ति का लेन देन करते हैं, इसके अंतर्गत मौखिक रूप से हमने स्वीकार कर लिया, एक्स ने वाई को अपनी संपत्ति बेचने का प्रस्ताव रखा, वाई ने संपत्ति को खरीदने के संदर्भ में सहमति व्यक्त कर ली। फिर कहा कि हम लिखित रूप में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कुछ दिन बाद करवा लेंगे, और तो हमारा कानून कहता है कि जब तक लिखित, क्योंकि ऐसे ठहराव के अंतर्गत एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी इसके अंतर्गत लगी हुई होनी चाहिए, तो हमारा कानून कहता है कि ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जब आपने पहले सहमति व्यक्त कर ली, वो सहमति नहीं मानी जाएगी। जब तक वो एग्रीमेंट लिखित में नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, तब तक वो सहमति के रूप में नहीं होगा। इसलिए हमारा कानून कहता है औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अस्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृति योग्य नहीं होता। अगर एक कोई प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया, मान लीजिए पूर्व के अंतर्गत प्रस्ताव रखा गया, उसको हमने एक बार हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो और बाद में हम उस पर सहमति व्यक्त करना चाहें, तो हमारा कानून कहता है अगर कोई ऑफर अस्वीकृत हो चुका है तो बाद में वो स्वीकृति के योग्य नहीं होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृति नहीं माना जाता है। स्वीकृति की परिस्थिति में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि स्वीकारकर्ता प्रस्ताव की शर्तों के पालन करने के लिए समर्थ एवं इच्छुक भी होना चाहिए। समर्थ और इच्छुक हो, ये भी अनिवार्य है। गुस्से में आकर, खींचकर, खिन्न होकर या गुर्राकर दी गई स्वीकृति वैध होगी। कई बार क्या होता है, व्यक्ति इमोशनल हो जाता है और इमोशनल, ठीक है तुम ये कहना चाहते हो, चलो मेरी सहमति। अब यहाँ पर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो क्या है, नेगेटिव इमोशन का है। वो व्यक्ति गुस्से में आकर, खिन्न होकर, खींचकर सहमति व्यक्त करता है। हमारा कानून कहता है अगर आपने भले से इस रूप में भी सहमति व्यक्त कर दी तो भी वो सहमति के रूप में ही मानी जाएगी। प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगना सहमति नहीं। कई बार हम प्रस्ताव के संदर्भ में पूछताछ करते हैं, स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो ये सहमति नहीं मानी जाएगी। ये महत्वपूर्ण नियम सहमति के संदर्भ में होते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में भी मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी एक्सप्लेन किया, मैं इसके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एज अगेंस्ट द प्रपोजर और ऑफर, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इनटू द अक्रॉस टू ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। आफ्टर सच कम्युनिकेशन द ऑफर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। मैंने भी आप लोगों को प्रस्तावक की विरुद्ध स्वीकृति का संवहन कब माना जाएगा, जब स्वीकारकर्ता के द्वारा स्वीकृति प्रेषित कर दी जाए। अब उसको वापस प्राप्त करना, उसको वापस लेना अब सामान्य रूप से स्वीकारकर्ता के अधिकार क्षेत्र के परे है। अब उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसको नहीं ले सकता है। प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन मान लिया जाएगा, भले ही से वो स्वीकृति प्रस्तावक को मिले अथवा नहीं मिले। जिस समय हमने स्वीकृति प्रेषित कर दी वही समय प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्स ने वाई के सम्मुख प्रस्ताव रखा, एक्स ने वाई के सम्मुख 5 तारीख को प्रस्ताव रखा और वाई 6 तारीख को उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता है और सहमति पत्र 6 तारीख को दोपहर 12 बजे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको प्रेषित कर देता है। उसने डाक के डब्बे के अंतर्गत उस स्वीकृति पत्र को प्रेषित कर दिया। अब डाक के डब्बे में स्वीकृति पत्र जब डाल दिया जाता है तो उसको प्राप्त करना क्या वचन ग्रहीता के अधिकार क्षेत्र में है, वाई इसको प्राप्त कर सकता है। हमारा कानून कहता है सामान्य रूप से उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत
6 तारीख को दोपहर 12 बजे जब जैसे ही स्वीकृति पत्र लेटर बॉक्स के अंतर्गत प्रेषित कर दिया गया, वही समय प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन का समय माना जाएगा। फिर आता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। हम एक्सेप्टर को बाध्य कब कर सकते हैं? जब वास्तव में स्वीकृति किसको मिल जाए? जब वास्तव में स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के पास पहुंच जाए, वो उसको पढ़ ले। जैसे प्रस्तावक के पास स्वीकृति पत्र पहुंच जाएगा, स्वीकारकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन हुआ मान लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण नियम कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस के संदर्भ में हैं। रिवोकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में मैं अगली वीडियो लेक्चर में आप लोगों को और भी बहुत कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।